हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज्य सिद्धांत के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मार्क्स के सामाजिक क्रांति संबंधी विचार और धर्म तथा नैतिकता संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं मार्क्स के सामाजिक क्रांति के विचारों की तरफ। सामाजिक क्रांति का सिद्धांत, जैसा कि क्रांति से आप लोग समझते ही हैं कि क्रांति होती क्या है। यानी क्रांति किसी भी प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन क्रांति होती है, चाहे वो सत्ता में परिवर्तन हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो। तो क्रांति करने के कई साधन हो सकते हैं। हिंसात्मक साधन हो सकते हैं, अहिंसात्मक साधन हो सकते हैं। शांति के माध्यम से हम सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे, वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आज़ादी अहिंसात्मक साधनों से चाहते थे, जबकि वहीं जो क्रांतिकारी थे वह क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से आज़ादी चाहते थे। वह क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से आज़ादी चाहते थे। उनके साधन थे बम, गोला बारूद, हथियार, हत्या इत्यादि जैसे उनके साधन थे। इन साधनों के द्वारा वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। तो जो क्रांति के साधन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक अहिंसात्मक होते हैं, दूसरा हिंसात्मक होते हैं। संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्रांति होता है, या शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन क्रांति होता है। जब जनता मिलकर जब जनता शासन व्यवस्था से आक्रोशित हो जाती है, उनके नियमों से आक्रोशित हो जाती है, उनके राजनीतिक व्यवस्था से आक्रोशित हो जाती है, तो जनता संगठित होकर क्रांति कर देती है। तो मार्क्स यही क्रांति का सिद्धांत देना चाहता था। क्योंकि मार्क्स राज्य की उत्पत्ति शोषण को मानता है। वह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वह शोषण के द्वारा ही हुई है। और राज्य में, जैसा कि मार्क्स कहता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। चाहे वह किसी भी प्रकार का समाज रहा हो, उसमें दो वर्ग रहे हैं। केवल आदिम साम्यवादी युग में दो वर्ग नहीं रहा, उसमें समानता का भाव था और भाईचारे का भाव था। सामूहिक उत्पादन की व्यवस्था प्रचलित थी, सामूहिक उत्पादन की व्यवस्था प्रचलित थी। तो साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ के जितनी भी व्यवस्थाएं आई हैं, जैसे जैसे साम्यवादी व्यवस्था का अंत हुआ है, वैसे दो वर्गों का अस्तित्व प्रारंभ हो गया है। तो मार्क्स कहता है कि इस राज्य में दो वर्गों का वर्चस्व होता है। दो वर्ग होते हैं राज्य में, एक पूंजीपति वर्ग होता है और दूसरा श्रमिक वर्ग होता है। यह जो पूंजीपति वर्ग होता है, यह धीरे धीरे उत्पादन के साधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है। तो श्रमिक वर्ग के पास कुछ बचते नहीं हैं। श्रमिक वर्ग के पास न तो खेती होती है और न ही उसके पास उद्योग धंधे होते हैं। उसके पास केवल होता है तो केवल श्रम होता है। श्रमिक वर्ग के पास क्या होता है? केवल श्रम होता है। वह श्रम के आधार पर ही जीवन यापन करता है। तो ये जो श्रमिक होता है, यह पूंजीपतियों के मिल फैक्ट्रियों में जाता है, यहाँ पर काम करता है। पूंजीपतियों के मिल फैक्ट्रियों में जाकर वह काम करता है और उसके बदले अपना पारिश्रमिक प्राप्त करता है। इस तरह से वह जीवन निर्वाह करता है। लेकिन पूंजीपति वर्ग जो होता है वह श्रमिकों का शोषण करते रहते हैं और श्रमिकों को जितना उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए उतना पारिश्रमिक मिलता नहीं है। वह केवल श्रमिकों के जीवन यापन करने के लिए ही वेतन देते हैं, यानी कि केवल इतना उनको पारिश्रमिक देते हैं जिससे कि वह अपनी रोजी रोटी चला सके, अपनी भूख शांत कर सके, अपने जीवन का निर्वाह कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वह बहुत अमीर नहीं बन सकता है अपने श्रम के द्वारा। वह केवल अपने परिवार का किसी तरह से पालन पोषण कर सकता है। तो मार्क्स कहता है कि ये जो श्रमिक वर्ग होते हैं यह शोषण के शिकार होते हैं। किसके शोषण के शिकार होते हैं? पूंजीपति वर्ग के शोषण के शिकार होते हैं। तो पूंजीपति वर्ग समाज में एक तरह से बुजुर्वा वर्ग हो जाता है। बुजुर्वा वर्ग, यह बुजुर्वा वर्ग हो जाता है। बुजुर्वा वर्ग का तात्पर्य क्या होता है? जो उत्पादन के संसाधन का स्वामी होता है, जो मिल फैक्ट्रियों का मालिक होता है, जो संसाधनों का मालिक होता है,
तो उसको बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है। समाज पर या सत्ता पर बुजुर्गा वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो मार्क्स कहता है कि इस व्यवस्था को बदलना होगा, हमें शोषण से मुक्ति पानी होगी। यदि हमें शोषण से मुक्ति पानी होगी तो हमें क्रांति करनी होगी। और मार्क्स हिंसात्मक क्रांति का समर्थन करता है, हिंसात्मक क्रांति का समर्थन करता है, हिंसात्मक क्रांति का समर्थन करता है मार्क्स कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीपतियों का विनाश कर दो। तो इस तरह से मार्क्स सामाजिक क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत करता है। सामाजिक क्रांति का मतलब कि समाज को बदलना, सामाजिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाना, सामाजिक व्यवस्था में जिनका वर्चस्व है, जिसका प्रभुत्व स्थापित है, उनका प्रभुत्व समाप्त करके सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व स्थापित करना। मार्क्स के सामाजिक क्रांति का अर्थ समाज के राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक जीवन में मौलिक परिवर्तन से है। यह आकस्मिक नहीं होता है वरन नियम अधिशासित घटना होती है। मार्क्स कहता है कि ये जो क्रांति होती है यह आकस्मिक नहीं होता है बल्कि नियम अधिशासित घटना होती है जो सामाजिक विकास की एक निश्चित स्थिति में विद्यमान जीवन की भौतिक अवस्थाओं और उसके अंतर्विरोधों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब विषमता उत्पन्न हो जाती है समाज में तब क्रांति का जन्म होता है। मार्क्स का कहना है कि सामाजिक विकास के लिए क्रांति एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि उनके द्वारा पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं को समाप्त किया जा सकता है और उसके स्थान पर नई प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया जा सकता है। तो मार्क्स कहता है कि क्रांति एक ऐसा साधन है जिससे कि पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त किया जा सकता है, उसकी जगह पर नई व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है जो सामाजिक समानता का प्रतिपादक होती है। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर यह सिद्ध किया है कि निरंतर चलने वाली भौतिक विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का पुराने उत्पादन संबंधों का वाहक होने के कारण अंत हो जाता है और समाजवाद का नई उत्पादन शक्तियों का वाहक होने के कारण आरंभ हो जाता है। यानी कि जो उत्पादन के मालिक होते हैं, उत्पादन साधन के मालिक होते हैं, संसाधन के मालिक होते हैं, पूंजीपतियों का वर्ग हो जाता है और नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है जो कि श्रमिक वर्ग के द्वारा संचालित की जाती है, सर्वहारा वर्ग के द्वारा संचालित की जाती है। यानी उत्पादन शक्तियों पर समाजवादी व्यवस्था का आरंभ हो जाता है। परंतु मार्क्स यह कहता है कि पूंजीवाद से समाजवाद की ओर संतरण का मतलब संचरण, संतरण का मतलब होता है संचरण या संक्रमण। मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद से समाजवाद की ओर संतरण शांतिपूर्ण माध्यमों से नहीं होता है, शांतिपूर्ण माध्यमों से नहीं होता है क्योंकि पूंजीपति वर्ग स्वेच्छा से उत्पादन के साधनों से अपना नियंत्रण हटाना नहीं चाहते हैं, अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसलिए उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग के स्वामित्व के लिए हिंसात्मक साधनों का या हिंसात्मक क्रांति का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए सर्वहारा वर्ग को उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति का सहारा लेना पड़ता है। मार्क्स ने 1848 अपने ग्रंथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है। मार्क्स अपने ग्रंथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में पब्लिश होती है उसमें लिखा है कि साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है, साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है। वे खुलेआम यह घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बलपूर्वक समाप्त करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए तथा सामाजिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए या प्रतिस्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति का समर्थन करता है। क्योंकि मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी जो होते हैं, पूंजीपति जो होते हैं, यह अपना स्थान कदापि नहीं छोड़ेंगे जब तक हिंसात्मक क्रांति नहीं होगी, इनके विरुद्ध हिंसा नहीं होगी। और मार्क्स कहता है कि जब पूंजीपतियों का विनाश हो जाएगा तब उत्पादन के साधन पर सर्वहारा वर्ग का स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। मार्क्स कहता है कि ये क्रांति आवश्यक है, पूंजीपतियों के विनाश के लिए क्रांति आवश्यक है क्योंकि इस क्रांति की व्यवस्था से शोषण का अंत होगा, इस क्रांति व्यवस्था से शोषण का अंत होगा, समानता की स्थापना होगी, उत्पादन के साधन पर सर्वहारा वर्ग का स्वामित्व होगा,
सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी और उत्पादन के साधनों से पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण समाप्त होकर राज्य के हाथों में आ जाएगा और राज्य सार्वजनिक हित के लिए कार्य करेगा, यानी कि राज्य सबके लिए कार्य करेगा। उसमें न कोई पूंजीपति होगा, न कोई श्रमिक वर्ग होगा, बल्कि सभी लोग राज्य के संसाधनों का मालिक होंगे, उत्पादन के साधनों का मालिक होंगे। और मार्क्स कहता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और द्वंद्ववाद के नियम के अनुसार ऐसा होना आवश्यक है। मार्क्स कहता है कि द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार परिवर्तन होना आवश्यक होता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। शासन व्यवस्था में या राज्य व्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में किसी एक वर्ग का प्रभुत्व कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्गों का प्रभुत्व बदलना चाहिए। इसी आधार पे मार्क्स ने लिखा है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है, यानी कि फोर्स इज द मिडवाइफ ऑफ एवरी ओल्ड सोसाइटी प्रेग्नेंट विथ ए न्यू वन। तो मार्क्स ने जो क्रांति संबंधी विचार दिया है, तो इस क्रांति का जो साधन है वह हिंसा ही है। हिंसात्मक साधन के द्वारा ही पूंजीपतियों का विनाश करके सर्वहारा वर्ग की स्थापना की जा सकती है। तो मार्क्स के इस क्रांति संबंधी विचारों की तीव्र आलोचना भी की गई है, परंतु मार्क्स ने अपना क्रांति संबंधी विचार तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिया है और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही उसने हिंसात्मक क्रांति का समर्थन किया है या हिंसात्मक साधनों का समर्थन किया है। आइए देखते हैं मार्क्स के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार। मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार धर्म एक प्रतिगामी तत्व है। धर्म एक प्रतिगामी तत्व है। धर्म मेहनत कशों के आत्मिक उत्पीड़न और बौद्धिक दासत्व का एक हथियार है, यानी कि धर्म के द्वारा मेहनत कशों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और उनको बौद्धिक रूप से दास बनाया जा सकता है, यानी कि बौद्धिक रूप से उनको दास बनाकर धर्म के वशीभूत कर उनसे अधिक श्रम लिया जा सकता है, यानी कि धर्म का भय दिखाकर उनसे किसी भी कार्य को संपादित कराया जा सकता है। तो मार्क्स कहता है कि यह शोषकों के शासन को मजबूत बनाने का एक साधन है। इसीलिए मार्क्स कहता है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। धर्म जनता के लिए अफीम है। धर्म एक अफीम है। धर्म जनता के लिए अफीम है। जिस तरह से अब यदि कोई एक बार अफीम का सेवन करते करते यदि वह आदी हो जाता है तो बिना अफीम का नहीं रह सकता है, यानी बिना नशा का वह नहीं रह सकता है। इसी तरह से धर्म भी एक नशा है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है वह अधिक से अधिक धर्म के वशीभूत होकर विभिन्न प्रकार के नैतिकता अनैतिकता के पाठ को पढ़ाता रहता है। अपना सेव अपनी पुस्तक मार्क्सवादी दर्शन में लिखते हैं। अपना सेव इनकी पुस्तक है मार्क्सवादी दर्शन। ये अपना सेव की पुस्तक है मार्क्सवादी दर्शन में अपना सेव लिखते हैं कि धर्म पूरे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आधारशिला है। धर्म पूरे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आधारशिला है। ऊपरी ठाट का एक अंग होने के नाते धर्म वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाज में उस आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है जिस पर वर्ग समाज का पूरा ढांचा खड़ा होता है। धर्म शोषण व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। धर्म जो होता है वह शोषण व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। इसीलिए मार्क्स कहता है कि धर्म सत्ताधीश वर्गों के हितों को प्रतिबिंबित करता है। जो सत्ताधीश होते हैं उनके हितों को प्रतिबिंबित करता है। सत्ताधीश धर्म सत्ताधीश के हितों को प्रतिबिंबित करता है। धर्म लोगों को स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर शोषण के लिए तैयार करता है, यानी कि धर्म के आधार पर जो निम्न वर्ग होता है उसको अधिक से अधिक भय दिखाया जाता है और भय दिखाकर उनका शोषण किया जाता है।
वह सुखी भविष्य के लिए और शोषण के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष की ओर से आम जनता को विरत करता है। यानी कि धर्म जो होता है वह सुखी जीवन से विरत करता है, जो जनता होती है उसके लिए क्रांतिकारी संघर्ष की ओर से विरत करता है। यानी कि आम जनता के बीच क्रांतिकारी संघर्ष को समाप्त कर देता है। तो धर्म जो होता है वह लोगों के बीच एक भय के वातावरण का निर्माण करता है। मार्क्स कहता है, इसी तरह से मार्क्स नैतिकता की भी व्याख्या धर्म के आधार पर की है। यानी कि धर्म के आधार पर नैतिकता की भी व्याख्या उसने की है। मार्क्स कहता है कि नैतिकता भी धर्म के स्वरूप की तरह होती है, नैतिकता भी धर्म के ही चरित्र की तरह से होती है। जैसा धर्म का चरित्र होता है वैसा नैतिकता का भी चरित्र होता है। उसके अनुसार नैतिकता का स्वरूप वर्ग आधारित होता है। मार्क्स कहता है कि जो नैतिकता होती है वह वर्ग आधारित होता है। परिणाम यह होता है कि समाज में विद्यमान हर वर्ग की नैतिकता अलग अलग होती है। जो समाज के जितने भी वर्ग होते हैं उन सभी वर्गों की नैतिकता अलग अलग होती है, लेकिन सबसे प्रभावी नैतिकता शासक वर्ग की होती है। सबसे प्रभावी नैतिकता किसकी होती है? शासक वर्ग की होती है। शासक वर्ग की नैतिकता पूरे समाज को प्रभावित करती है, या यह जो आदेश देता है यह आदेश पूरे समाज पे प्रभावी होता है। जैसे मार्क्स कहता है कि दास समाज में दास स्वामियों के नैतिक मान्यताओं का, सामंती समाज में सामंतों की नैतिक मान्यताओं का, पूंजीपतियों और पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों की नैतिक मान्यताओं का बोलबाला रहता है। यानी कि हम देखते हैं कि दास समाज में जो दास के स्वामी होते हैं उनके नैतिकता का बोलबाला रहता है। इसी तरह से जो सामंती शासन व्यवस्था होती है उस सामंती शासन व्यवस्था में सामंत की नैतिकता का बोलबाला रहता है। और इसी तरह से पूंजीपति समाज में या पूंजीवादी समाज में हम देख सकते हैं कि जो पूंजीपति होते हैं उन पूंजीपतियों के नैतिकता का बोलबाला रहता है। मार्क्स नैतिकता को एक धोखाधड़ी मानता है। वह नैतिकता को धोखाधड़ी और जालसाजी मानता है। किसको मानता है? नैतिकता को। मार्क्स कहता है कि नैतिकता क्या है? धोखाधड़ी है और जालसाजी है, जो पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति का एक साधन मात्र होती है। जो पूंजीपतियों के हितों का साधन मात्र होती है, इसलिए मार्क्स ऐसी छलपूर्ण नैतिकता में विश्वास नहीं करता है, पूंजीपतियों की नैतिकता में विश्वास नहीं करता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मार्क्स नैतिकता के विरुद्ध होता है। उसकी नैतिकता की धारणा पूंजीवादी नैतिकता की धारणा से उच्च कोटि की होती है और उच्च मानवतावादी आदर्शों से प्रेरित होती है। जैसा कि कार्ल पापर का कहना है। कार्ल पापर कहते हैं कि वह समाज को सुधार कर उच्च बनाना चाहता था। मार्क्स समाज को सुधार कर उच्च बनाना चाहता था। इस उच्चता का तात्पर्य उसके लिए अधिक स्वतंत्रता, अधिक समानता, अधिक न्याय, अधिक सुरक्षा और उच्च जीवन स्तर से था। इस तरह से मार्क्स की नैतिकता पूंजीवादी समाज की खोखली नैतिकता नहीं है, वरन समाजवादी समाज की उच्च नैतिकता है। समाजवादी समाज की उच्च नैतिकता है। वह पूंजीवादी नैतिकता में विश्वास नहीं करता है, बल्कि समाजवादी नैतिकता में विश्वास करता है। समाजवादी नैतिकता में विश्वास करता है, जो समाज के स्वरूप उसके आर्थिक आधार से अर्थात उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व से उत्पन्न होती है। यह नैतिकता समाज को एकताबद्ध करती है। यह नैतिकता समाज को एकताबद्ध करती है। जो सामाजिक नैतिकता होती है या सार्वजनिक नैतिकता होती है, यह पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोती है, पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोती है। तो मार्क्स नैतिकता को भ्रातृत्व, समानता, मार्क्स नैतिकता को भ्रातृत्व, समानता, सहयोग, सहायता, परस्पर सहयोग, सहायता, सामाजिक हित की प्रधानता, सामाजिक हित की प्रधानता पर आधारित है। मार्क्स की जो नैतिकता है वह भ्रातृत्व, समानता, सहयोग, सहायता, सामाजिक हित पर आधारित है। मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार
समाजवादी नैतिकता का वास्तविक रूप से यही स्वरूप है। तो इस तरह से मार्क्स नैतिकता में विश्वास करता है, लेकिन वह सामाजिक नैतिकता में विश्वास करता है। वह पूंजीपति या सामंती नैतिकता में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वह मार्क्स करता है कि पूंजीपतियों की और सामंतों की नैतिकता अलग होती है। उनके अनुसार जो उनके नियम होते हैं, कानून होते हैं, उन्हीं का पालन करना ही नैतिकता होती है, उन्हीं का पालन करना ही नैतिकता होती है। लेकिन मार्क्स कहता है कि समाजवादी समाज में जो नैतिक मूल्य होते हैं वह अलग होते हैं, उनके नैतिक मूल्य होते हैं। सामाजिक समाज में नैतिक मूल्य होते हैं भ्रातृत्व की भावना, सबके अंदर भ्रातृत्व की भावना हो, सभी लोग एक दूसरे को समान समझें, समानता, सहयोग, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, सभी लोग एक दूसरे की सहायता करें, सभी लोग सामाजिक हित का पालन करें, सामाजिक हितों का ध्यान रखें। तो ये जो है सामाजिक मूल्य हैं या ये सामाजिक नैतिकता है। जबकि पूंजीपति समाज में क्या होता है कि पूंजीपतियों की नैतिकता अलग होती है। उनका ये आशा है, उनकी नैतिकता होती है अधिक लाभ कमाना। उनकी नैतिकता क्या होती है कि अधिक लाभ कमाना, श्रमिकों को कम से कम पारिश्रमिक देना, श्रमिकों को कम से कम पारिश्रमिक देना। तो इस तरह से मार्क्स धर्म और नैतिकता में बहुत अधिक विश्वास नहीं करता है। वह सामाजिक मूल्यों में विश्वास करता है, सार्वजनिक मूल्यों में विश्वास करता है कि नैतिकता की जो नैतिकता होनी चाहिए, मार्क्स कहता है जो नैतिकता होनी चाहिए वह सामाजिक मूल्यों के अनुसार होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको मार्क्स के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार और मार्क्स के सामाजिक क्रांति संबंधी विचार से अवगत कराया। यह वीडियो मेरा मार्क्स से संबंधित पार्ट 3 है। इस वीडियो में मैंने मार्क्स को समाप्त किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 7 पढ़ाऊँगा, यूनिट 7। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।